हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या की जर्नी। आज हम लोग हिंदी के एक महत्वपूर्ण प्रश्न सुनेंगे और सुनते सुनते बहुत ही आसानी से सारे प्रश्न आसान लगने लगेंगे। तो इसकी बिल्कुल मत करिएगा, पूरा ज़रूर सुनिएगा। और सुनना एक मुख्य कौशल है, जैसे शुभोपली है मुख्य कौशल सुनना, बोलना और पढ़ना। तो सुनना सबसे मुख्य कौशल है और सुनने मात्र से आपका बहुत अच्छा स्कोर जाएगा। तो इसकी बिल्कुल मत करिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और चलते हैं अपनी प्रश्न की तरफ। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष शब्द से हुई है। भाषा शब्द की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई है? तो संस्कृत के भाष शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना। जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों तथा प्रवृत्तियों को एक दूसरे तक पहुंचाता है, वही भाषा कहलाती है। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ध्वनि जो होती है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसे वर्ड भी कहते हैं। ध्वनि को वर्ड भी कहते हैं और ध्वनि सबसे छोटी इकाई होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और इसे वर्ड भी कहते हैं। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। जो हिंदी भाषा होती है वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जबकि यूरोपीय भाषाओं को रोमन अथवा ग्रीक लिपि में लिखा जाता है। जबकि यूरोपीय भाषाओं को रोमन तथा ग्रीक लिपि में लिखा जाता है। भाषा वाक्य के स्वरूप ग्रहण करती है। जो भाषा होती है वह वाक्य का जो स्वरूप होता है उसको ग्रहण करती है। वाक्य शब्दों से रूप ग्रहण करते हैं। वाक्य शब्दों से रूप ग्रहण करते हैं। जो वाक्य होती है वो शब्दों से रूप अपना ग्रहण करते हैं। वाक्य शब्द ध्वनि तथा अर्थ द्वारा भाषा के भाषिक स्वरूप को सामने लाने का कार्य करती हैं। वाक्य शब्द ध्वनि तथा अर्थ द्वारा भाषा के भाषिक स्वरूप को सामने लाने का कार्य करता है। भारत में भाषा के 3 रूप विद्यमान हैं। भारत में भाषा के कितने रूप विद्यमान हैं? तो 3 रूप विद्यमान हैं। एक क्षेत्रीय बोलियां, दूसरा परिनिष्ठित भाषा, नंबर 3 है राष्ट्रभाषा। भारत में भाषा के 3 रूप हैं। कौन कौन से? तो क्षेत्रीय बोलियां हैं, परिनिष्ठित भाषा है और राष्ट्रभाषा है। भारत में 3 बोलियां हैं, यानी भारत में भाषा के 3 रूप विद्यमान हैं। कौन कौन से? तो क्षेत्रीय बोलियां, परिनिष्ठित भाषा और राष्ट्रभाषा। स्थानीय संप्रेषण में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बोलियां जो बोली जाती हैं, भारत में 436 बोलियां अस्तित्व में हैं। कितनी बोलियां अस्तित्व में हैं? तो 436। कुछ बोलियों ने अपनी व्यापकता और साहित्यिक जो चेतना के कारण परिनिष्ठित भाषा का रूप लिया है। कुछ बोलियां अपनी ज़्यादा जगह बना ली हैं, जबकि कुछ बोलियां सीमित हैं। इस जो 10वीं शताब्दी के बाद अपना रूप ग्रहण प्रारंभ किया है। कौन? हिंदी एक परिनिष्ठित भाषा है। हिंदी कौन सी भाषा है? तो एक परिनिष्ठित भाषा है। यह खड़ी बोली के परिनिष्ठित रूप है, जिसने 10वीं शताब्दी के बाद अपना रूप ग्रहण प्रारंभ किया है। हिंदी भाषा की राष्ट्रभाषा और राजभाषा है। हिंदी भाषा जो हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा और राजभाषा है, जिसके अंतर्गत भारत की बोलियां आती हैं। जिसके अंतर्गत क्या आती हैं? उत्तर भारत की बोलियां आती हैं, जो हिंदी की बोलियां कही जाती हैं। जो हिंदी की बोलियां कही जाती हैं। हिंदी भाषा का विकास किस तरह हुआ? तो हिंदी को संस्कृत अथवा प्राकृतिक के निष्पर्ण माना जाता है। हिंदी भाषा को संस्कृत भाषा की और प्राकृत भाषा से माना जाता है कि हिंदी भाषा का निरूपण हुआ। राहुल सांकृत्याय ने हिंदी को संस्कृत तथा प्राकृतिक निष्पर्ण मानने पर प्रश्न किया है। उनके अनुसार हिंदी की बोलियां संस्कृत के समांतर लोक बोलियों में प्रचलित थीं। किसके अनुसार? तो राहुल सांकृत्यायन के अनुसार, जो समय पाकर भाषा के रूप में अस्तित्व ग्रहण करने में सफल रही। हिंदी का विकास आधुनिक आर्य भाषाओं के प्रभाव में हुआ। हिंदी भाषा का जो विकास था वो आधुनिक आर्य भाषाओं के प्रभाव में हुआ और खड़ी बोली शौरसेनी अपभ्रंश से निष्पन्न हुई थी। यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा के बृहद क्षेत्रों में बोली जाती थी।
कौन सी भाषा बोली जाती थी? तो खड़ी बोली शौरसेनी जो अपभ्रंश से निष्पन्न हुई थी, यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली के बृहद माने बड़े क्षेत्रों में बोली जाती थी। मुसलमानों के शासन प्रारंभ करने के दौरान इन्हें एक ऐसी समग्र भारतीय भाषा की ज़रूरत महसूस हुई। जब मुस्लिम शासक थी तो वहाँ उसमें बोलने के लिए उनको कुछ बोलियों की ज़रूरत थी जो कि दोनों आसपास आपस में समझ सके, जिसमें वह स्थानीय किसानों, व्यापारियों तथा अधिकारियों के संबंध कायम रख सके, यानी कि जैसे वो एक दूसरे से भाषा का संप्रेषण कर सके। शासकीय संरक्षण पाकर जिसका विकास हुआ, मुस्लिम रचनाकारों जिसमें अमीर खुसरो ने इस भाषा में रचनाएं की तथा उसे हिंदवी कहा गया। जब अमीर खुसरो ने हिंदी भाषा का प्रयोग किया तो उसको हम हिंदवी का रूप दे दिए। यह हिंदवी कबीर, सूर तथा तुलसी की बाणी से मिलकर हिंदी हो गई। जब कबीर और सूर और तुलसी ने इस हिंदी का प्रयोग किया तो वह हिंदी रूप में परिवर्तित हो गई। हिंदवी तथा हिंदी के खड़ी बोली के साथ ब्रज भाषा, अवधी और राजस्थानी आदि के शब्दों तथा रूपों का प्रयोग हुआ। क्रमशः हिंदी को हिंदी को विकसित किया गया। ऐतिहासिक तथा भौगोलिक दृष्टि से हिंदी की 5 उपभाषाएं। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। वह कुछ इस प्रकार हैं। नंबर 1 राजस्थानी हिंदी, नंबर 2 पश्चिमी हिंदी, नंबर 3 पूर्वी हिंदी, नंबर 4 बिहारी हिंदी, नंबर 5 पहाड़ी हिंदी। नंबर 1 राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और फिर बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। इनका विस्तार कुछ इस प्रकार हुआ। राजस्थानी हिंदी जो थी उसकी बोलियां थी राजस्थानी और मारवाड़ी और सिंधवी। राजस्थानी की बोलियां थी राजस्थानी, मारवाड़ी, सिंधी। राजस्थानी की जो बोलियां थी राजस्थानी, ये उपभाषाएं हैं। राजस्थानी हिंदी ये उपभाषाएं हैं और बोलियां थी इनकी राजस्थानी, मारवाड़ी और सिंधी। बोले जाने वाले जो क्षेत्र थे उनका नाम कुछ इस प्रकार है। राजस्थान था सिंध और मालवा। सिंध, राजस्थान, मालवा। सिंध, राजस्थान, मालवा। यहाँ बोलियां थी राजस्थानी, मारवाड़ी और सिंधी। जो इसकी उपभाषा थी, हिंदी की उपभाषा थी राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी ये हिंदी की उपभाषा थी और बोलियां थी राजस्थानी, मारवाड़ी, सिंधी। बोले जाने का जो क्षेत्र था राजस्थान, सिंध, मालवा। दूसरा है पश्चिमी हिंदी। तो पश्चिमी हिंदी कहाँ बोली जाती थी? यहाँ की बोलियाँ क्या थी पश्चिमी हिंदी की? तो ब्रज भाषा थी, खड़ी बोली थी और हरियाणवी थी, कौरवी थी, बुंदेली थी और कन्नौजी थी। पश्चिमी हिंदी की जो बोलियाँ थीं वो ब्रज भाषा थी, खड़ी बोली थी और हरियाणवी थी, कौरवी थी, बुंदेली थी और कन्नौजी थी। पश्चिमी हिंदी की जो बोलियां थी ब्रज भाषा थी, खड़ी बोली, हरियाणवी, कौरवी, बुंदेली, कन्नौजी। और इसके जो बोले जाने का क्षेत्र था वो कुछ इस प्रकार है। हरियाणा, उत्तरी मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तरी मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश और दिल्ली और हरियाणा। उत्तरी मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली, हरियाणा। फिर से सुनिए, हरियाणा, उत्तरी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश और दिल्ली, ये बोले जाने के क्षेत्र थे। हिंदी की जो भाषाएं, तीसरा है वो है पूर्वी हिंदी। हिंदी की भाषाएं जो है, भाषा तीसरा है वो है पूर्वी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी कहाँ बोली जाती थी? इनकी बोलियां क्या थी? बोलियां थी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी की जो बोलियां थी अवधी थी और बघेली और छत्तीसगढ़ी। और इसके बोले जाने के क्षेत्र जो थे मध्य पूर्व उत्तर प्रदेश, मध्य पूर्व उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। बोले जाने के क्षेत्र थे मध्य पूर्व उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
मध्य पूर्व उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। बिहारी हिंदी थी, तीसरी जो भाषा है वो बिहारी हिंदी है। बिहारी हिंदी की जो बोलियां थी वो भोजपुरी थी, मगही और मैथिली। भोजपुरी, मगही और मैथिली, भोजपुरी, मगही और मैथिली थी। चौथी उपभाषा है बिहारी हिंदी, जिसकी बोलियां थी भोजपुरी, मगही और मैथिली। भोजपुरी, मगही और मैथिली। और इसके बोले जाने के जो स्थान थे, क्षेत्र थे, वो थे बिहार, झारखंड। इसके बिहार और झारखंड, बिहार और झारखंड। इससे प्रश्न जरूर पूछते हैं कि प्रश्न पूछ लिया जाएगा बिहारी हिंदी कहाँ से बोले जाने वाली है, ये कहाँ की बोली है या इसके क्षेत्र कहाँ के हैं। तो आपको यह याद करना है। आप एक बार इस ऑडियो को पूरा सुन लेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। और अगर एक बार में आपको समझ में ना आए तो दो से 3 बार आप इस ऑडियो को फिर से सुन लीजिए, तो आपको एकदम अच्छे से याद हो जाएगा और आप कभी भी भूलेंगे नहीं और मेरी बातों को भी हमेशा याद रहेगा। तो बिहारी हिंदी है। चौथी जो हमारी उपभाषा है वह है बिहारी हिंदी, जिसकी बोलियां हैं भोजपुरी, मगही, मैथिली और जिसके बोले जाने के क्षेत्र हैं वो है बिहार और झारखंड। बिहार और झारखंड। पांचवी जो उपभाषा है हिंदी की, पांचवी उपभाषा पहाड़ी हिंदी है। हिंदी की पांचवी उपभाषा पहाड़ी हिंदी है और ये इसकी बोलियां हैं गढ़वाली और कुमाऊनी। इसकी बोलियां क्या है तो गढ़वाली और कुमाऊनी। इसकी 2 बोलियां हैं, गढ़वाली और कुमाऊनी। और इसके बोले जाने के जो स्थान हैं, पहाड़ी हिंदी के बोले जाने के स्थान हैं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। पहाड़ी हिंदी में बोले जाने वाले जो स्थान हैं, पहाड़ी हिंदी को बोलने जाने वाले जो स्थान हैं वह है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। भाषा जो होती है वह क्या होती है, वह परिवर्तनशील होती है और विकासोन्मुख होती है। भाषा विकसित करने के दौर में साहित्यिक रचनाएं होती हैं। भाषा जब विकसित करना होता है तो वो साहित्यिक रचनाएं होती हैं। साहित्यिक भाषा का व्याकरणिक स्वरूप निर्धारित करना अनिवार्य हो जाता है। जो साहित्यिक भाषा होती है उसका जो व्याकरणिक स्वरूप होता है उसको निर्धारित करना आवश्यक हो जाता है। व्याकरण वह रूप है जिसके द्वारा भाषा का विश्लेषण तथा उसके मानक रूप को स्थिर किया जाता है। व्याकरण वह रूप है जिसके द्वारा भाषा का विश्लेषण तथा उसके मानक रूप को स्थिर किया जाता है। किसी भाषा के बोलने तथा लिखने के नियमों को व्यवस्थित पद्धति व्याकरण कहलाती है। किसी भाषा के बोलने तथा लिखने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति व्याकरण कहलाती है, जिसके द्वारा शब्दों के रूपों और प्रयोगों को निरूपित किया जाता है। जिसके द्वारा शब्दों के रूपों तथा प्रयोगों को निरूपित किया जाता है। यह भाषा को शुद्ध लिखने, उच्चारण करने तथा समझने की ज्ञान भी प्रदान करती है। यह भाषा को शुद्ध लिखने, उच्चारण करने तथा समझने की ज्ञान भी प्रदान करती है। हिंदी व्याकरण संस्कृत व्याकरण पर आधारित है। हिंदी जो व्याकरण है वह संस्कृत व्याकरण पर आधारित है, लेकिन इसे स्वतंत्र मानना अधिक समीचीन है क्योंकि इसके जो विशेषताएं हैं वो संस्कृत से अत्यधिक पृथक होने की प्रवृत्ति सामने आई है। इसकी जो विशेषताएं हैं, जो हिंदी के व्याकरण की विशेषताएं हैं वो संस्कृत से कुछ हट के हैं। कामता प्रसाद गुरु ने, किशोरीदास वाजपेयी ने सबसे पहले हिंदी व्याकरण को लिख हिंदी भाषा को स्थिर तथा परिष्कृत करने का प्रयास किया है। सबसे पहले किसने स्थिर किया है, जो स्थिर करने का प्रयास किया है तो कामता प्रसाद गुरु और किशोरीदास वाजपेयी ने सबसे पहले हिंदी व्याकरण को लिख हिंदी भाषा को स्थिर तथा परिष्कृत करने का प्रयास किया है। हिंदी व्याकरण में 3 तत्वों के आधार पर अध्ययन की प्रक्रिया को स्वरूप प्रदान किया जाता है। हिंदी भाषा को जो हिंदी व्याकरण में 3 तत्वों के आधार पर अध्ययन की प्रक्रिया को स्वरूप प्रदान किया जाता है। नंबर 1 वर्ण विचार, नंबर 2 ध्वनि विचार, नंबर 3 वाक्य विचार। नंबर 1 वर्ण विचार, नंबर 2 ध्वनि विचार, नंबर 3 वाक्य विचार। वर्ण विचार समझ लेते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी क्या होती है,
इकाई बड़ कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई बड़ कहलाती है। इसे ही ध्वनि भी कहा जाता है। या छोटे से छोटी सी छोटी वह ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, बड़ कहलाती है। छोटी सी छोटी वह ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वह बड़ कहलाती है। किसी भी भाषा के सभी वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? इन छोटे छोटे प्रश्न को आप ध्यान से सुनिएगा तो कभी गलत नहीं होंगे। और अगर हम ध्यान से इस चीज़ को नहीं सुनते हैं या फिर हम ध्यान से नहीं पढ़ते, ये छोटे ही प्रश्न हमारे प्रश्नों को गलत कर देते हैं। हमारे जो हिंदी के प्रश्न, अगर हम हिंदी किसी उसमें बैठे हैं तो वो छोटे ही प्रश्न हमारे गलत हो जाते हैं और घर आने के बाद लगता है कि हम जो मुझे आ रहा था वो भी गलत हो गया, तो बहुत कष्ट होता है। इसलिए आप इस प्रश्न को बहुत ही ध्यान से सुनिए और सुनने मात्र से बहुत अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे। तो हिंदी की भाषा के सभी वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भी जो भाषा के सभी वर्णों के समूह होते हैं उसको हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? तो 44 वर्ण हैं। और इन वर्णों को कुछ इस प्रकार रखा गया है, जैसे स्वर, व्यंजन, अयोगवाह। जो ये 44 वर्ण हैं इनको ऐसे रखा गया है, स्वर, व्यंजन, अयोगवाह। इनका स्वर जो है उनका उच्चारण बिना किसी सहायता के स्वतंत्रता पूर्वक होता है और ये 11 होते हैं। हिंदी में स्वर 11 होते हैं। हिंदी में स्वर 11 होते हैं और स्वर को बिना किसी इसका उच्चारण, जो स्वर होता है उसका उच्चारण बिना किसी की सहायता से यानी कि स्वतंत्रता पूर्वक किया जाता है और यह 11 होते हैं। स्वर कितने होते हैं? तो 11 होते हैं। जबकि संस्कृत में 9 स्वर होते हैं। इसमें 11 होते हैं लेकिन उसमें 9 स्वर होते हैं। पाणिनि के अनुसार उसमें 9 स्वर की व्याख्या की गई है संस्कृत में, लेकिन हिंदी में 11 स्वर होते हैं। 11 स्वर कौन से होते हैं? आ यानी छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आए, ओ, औ। ये 11 स्वर है। 11 स्वर हैं। आ, ई, ऊ, री, ए, आए, ओ, औ। ये 11 स्वर हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है उसको हम व्यंजन कहते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण के लिए स्वरों की जो आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम व्यंजन कहते हैं। अब व्यंजन 33 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? तो ये 33 होते हैं। व्यंजन 33 होते हैं और जिन ध्वनियों के उच्चारण के लिए स्वरों की आवश्यकता उसे होती है उसे हम व्यंजन कहते हैं। अब स्वर होते हैं 3 प्रकार के। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं और प्लुत स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर होते हैं आ, ई, उ, री। आ, ई, उ, री, ये ह्रस्व स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर आ, ई, उ, री, ये ह्रस्व स्वर होते हैं। और दीर्घ स्वर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये दीर्घ स्वर होते हैं जिसमें समय ज़्यादा लगता है। यानी हमको जैसे छोटा आ बोलने में बहुत कम समय लग रहा है, इसलिए उसको हम ह्रस्व स्वर कहेंगे। जिनको बोलने में हमको कम समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। और जिनको बोलने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, जैसे बड़ा आ, उसको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। अब दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, फिर ए, आए, ओ, औ, ये दीर्घ स्वर हैं। और प्लुत स्वर होते हैं जिसको हम बहुत धीरे से बोलते हैं। जैसे कोई शब्द बोलना हुआ, जैसे ओम, तो
ओम तो बोल दिए, लेकिन बीच में जो ई है उसको हम बहुत धीरे से, बहुत आसान, बहुत हल्के से उसमें बोलते हैं, इसीलिए उसको हम प्लुत स्वर कहते हैं। यानी जो लुप्त हो जाए, हल्का सा जो उसमें लुप्त हो जाए उसको हम प्लुत स्वर बोलते हैं। या प्लुत स्वर के जो उदाहरण है वो है ओम। अगर ओम हम लिखते हैं तो उसमें जो इसमें ई अंदर है उसको हम प्लुत स्वर कहते हैं। व्यंजन है, व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? वो 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। स्पर्श व्यंजन वो होते हैं, का से लेके माँ तक के जो वर्ण हैं उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। का से माँ तक के वर्ण को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे का खा गा घा अंगा, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ आड़ा, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा, ये सब स्पर्श व्यंजन है। का से लेके माँ तक के वर्ण को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और जो अंतस्थ वर्ण हैं वो अंतस्थ वर्ण होते हैं या, रा, ला, वा। अंतस्थ वर्ण होते हैं या, रा, ला, वा। अंतस्थ वर्ण होते हैं या, रा, ला, वा। और ऊष्म वर्ण होते हैं। ऊष्म जो वर्ण होते हैं वो होते हैं शा, 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 हा, शा, शा, सा, हा, शा, 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 हा। यानी बड़ा सा, छोटा सा, पटकिरवा सा और हा, ये ऊष्म वर्ण होते हैं। और संयुक्त वर्ण, संयुक्त व्यंजन देखिए, संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, तंस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। तो स्पर्श हो गए का से माँ तक, अंतस्थ हो गए यारा लावा, ऊष्म हो गए शाशा शाहा और संयुक्त व्यंजन हो गए छात्रा और क्या। संयुक्त व्यंजन हो गए छात्रा और क्या। संयुक्त व्यंजन है छात्रा और ज्ञा, ये संयुक्त व्यंजन है। छात्रा और ज्ञा ये संयुक्त व्यंजन है। अब अयोग वाह कौन से होते हैं? अयोग वाह 4 प्रकार के होते हैं। अयोग वाह कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। अयोग वाह कुछ इस प्रकार हैं, अनुनासिक, अनुस्वार, विसर्ग। अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग। अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग, ये अयोग वाह है। अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अयोग वाह होते हैं अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग। अयोग वाह होते हैं अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग। ध्वनियों के सार्थक योग को शब्द कहते हैं। जो ध्वनियों का सार्थक योग बनता है तो उसे हम शब्द कहते हैं। अर्थ के आधार पर पर्यायवाची, विलोमार्थी, एकार्थी, अनेकार्थी आदि शब्द होते हैं। अर्थ के आधार पर पर्यायवाची, विलोमार्थी, एकार्थी, अनेकार्थी आदि शब्द होते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य में हो जाता है उसे हम पद कहलाते हैं, जो उपपद कहलाते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य में हो जाता है उसे हम पद कहते हैं, वह पद कहलाता है। जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य में हो जाता है उसे हम पद कहते हैं। रचना के आधार पर ये रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ होते हैं। रचना के आधार पर जो होते हैं ये, तो वो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ होते हैं। ध्वनियों के सार्थक योग को शब्द कहते हैं। जो ध्वनियों के सार्थक योग को हम शब्द कहते हैं। और जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य में हो जाता है उसे हम पद कहलाते हैं, वह पद, उसे हम पद कहते हैं। जिन ध्वनियों के सार्थक योग को शब्द कहते हैं और जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य में हो जाता है उसे हम पद कहते हैं। वे शब्दांश जो शब्द के पहले जोड़े जाते हैं उसे उपसर्ग कहलाते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। वे शब्दांश जो शब्द के पहले जोड़े जाते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग के प्रकार, उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं। उपसर्ग जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संस्कृत उपसर्ग, नंबर 2 हिंदी उपसर्ग, नंबर 3 उर्दू उपसर्ग।
उर्दू में फ़ारसी अरबी दोनों मिश्रित है। उर्दू उपसर्ग। उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं, संस्कृत उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग और उर्दू उपसर्ग। उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं, हिंदी उपसर्ग और संस्कृत उपसर्ग और उर्दू उपसर्ग। जो शब्दांश शब्द के अंत में लगकर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। जो शब्दांश शब्द के अंत में लगकर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय किसे कहते हैं? तो वे शब्दांश जो शब्द के अंत में लगकर अर्थ परिवर्तन कर देते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। और उपसर्ग किसे कहते हैं? तो वे शब्दांश जो शब्द के पहले जोड़े जाते हैं उसे हम सर्ग कहते हैं। जो शब्द के पहले जोड़े जाते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं, जो शब्द के बाद में जोड़े जाते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के प्रकार। प्रत्यय 2 प्रकार के हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय और इनके मेल से बने शब्दों को कृदंत प्रत्यय कहते हैं। इनसे मेल से बने शब्दों को हम कृदंत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों को हम क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। और इनके मेल से जो शब्द बनते हैं उसे हम कृदंत प्रत्यय कहते हैं, कृदंत कहते हैं। और तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? तो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में, संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित कहा जाता है और इसके मेल से बने शब्द को तद्धितांत कहा जाता है। जो इससे मिले शब्द बनते हैं उसे हम तद्धितांत कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित कहा जाता है और इनके मेल से बने शब्द को तद्धितांत कहा जाता है, तद्धितांत कहा जाता है। तो इस प्रकार प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। और उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं, संस्कृत उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग और उर्दू उपसर्ग। उर्दू में अरबी फारसी भी उसके अंदर ही आता है, उर्दू उपसर्ग।